उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम ईशान है। ये अभी फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, मतलब बाहर हैं। अहमदाबाद गुजरात से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। और इन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा है कि ये विदेश में अगर रहना चाहें तो कैसा रहेगा। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कभी भी इस तरीके का कोई सवाल आता कि व्यक्ति अगर बाहर रहना चाहता है तो आपको क्या देखना चाहिए, आपको उसके लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव की स्थिति कैसी है। अष्टम भाव के अधिपति का संबंध राहु और केतु से बन रहा है क्या। अगर हाँ तो हाँ। 12वें भाव के अधिपति का संबंध अगर राहु और केतु से बन रहा हो, या किसी भी तरीके से 12वें भाव के अधिपति का संबंध लग्न से बन रहा हो या लग्नेश से बन रहा हो तो हाँ। अगर 12वें भाव में राहु बैठे हों, उसकी दशा चल रही हो, या 12वें भाव के अधिपति की दशा हो और राहु के साथ वो एक साथ युति में बैठे हों तो हाँ। मतलब व्यक्ति को बाहर रहने का प्रयास हमेशा ही करते रहना चाहिए, चाहे कितनी बार भी असफल हो। असफल क्यों होगा? क्योंकि वो राहु की दशा में जी रहा है। इस वजह से थोड़ा जिद्दी, मार्गशीर्ष माह के जन्मे होने के कारण, दक्षिणायन में जन्म होने से आत्मबल कमजोर न हो, इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। लगातार जीवटता से मेहनत करने का प्राबल्य बनाते रहिएगा, उसको कमजोर कभी भी मत करिएगा। क्विट नहीं करना है, पकड़ करके रखना है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से कई बार आप आलसी थोड़े हो सकते हैं। सुबह का काम शाम में, शाम का काम अगले दिन सुबह, ये मत करिएगा। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का चंद्रमा आपके पास धन की कमी नहीं होने देगा। गुरुवार के जन्मे होने से वैधानिकता, चुनौती को स्वीकार करने का बल, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करना, अनुभवों का संग्रह करता, यह सब गुरुवार के जन्मे लोगों में देखने को मिल जाता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी, भरणी नक्षत्र, दूसरों के साथ मिल करके आगे बढ़ना, कंपटीशन किस तरीके से स्वीकार करना है, ये भाव, अपनी बात और अपनी रणनीति किसी को बताना नहीं, सामने वाले को किस तरीके से पछाड़ना है, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्हें आता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग दूसरों को भी तो भरते हैं, खुद को भी भरते हैं। और परिध योग ये बड़ा अच्छा। गरकरण थोड़ी सी कमजोरी, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण पराक्रम, साहस, भविष्य को देखने की क्षमता और साथ ही साथ महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरी होती है। ये पंचांग में सबसे अच्छी बात होगी कि आपकी कुंडली में आपका जन्म शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का हुआ है, जो आपको हमेशा ही किसी भी सरकार से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। हमेशा लाभ रहता है, धन हमेशा आता रहे, खर्च भी होए वो एक अलग मैटर करता है, चीजें वो अलग बात है। चंद्र मंगल योग, और जहां लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, मंगल यहां बैठे तुला के, जिसके अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे, मतलब सप्तम केंद्र के अधिपति का त्रिकोण में जाना, ये इसे अच्छा कहेंगे। और शनि राहु और बुध के एक साथ बैठने से, तो शनि कौन? दशम के अधिपति, लाभ के अधिपति से कई बार शनि मंगल राहु केतु की दशा में व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करने या पैसे अटकने के चांसेस बनेंगे। इस वजह से शनि की दशा में अपने पिता और अपने प्रारंभिक जो आपने चीज अक्वायर करा है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बात मैंने इतनी बताई। कर्म क्षेत्र के अधिपति अगर दशम स्थान में बैठे हों या फिर जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में बैठे हो, यहाँ पे बुध जो है वो व्यक्ति को थोड़े रुग्ण बनाएंगे और शनि आयु देंगे, राहु चिंता करने वाला बना देंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति को सरकार से सपोर्ट मिलेगा, नौकरी मिलती है, पिता का लाभ मिलता है और पराक्रमी योग बनता है। और इसे शौर्य योग कहा जाता है। हालांकि शौर्य योग तो नहीं होगा, लेकिन दशम भाव के अधिपति पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, अगर दशमेश अष्टम भाव में बैठे हो, शौर्य योग घटित होता है कि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति अष्टम स्थान में उच्च के होते हो, मतलब यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो और यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हो 2 नंबर में, तब, और उस पे गुरु की दृष्टि हो। इस पे मैंने अलग एक कार्यक्रम बनाया है योगा योग वाले में। तो अगर दशम भाव के अधिपति से शनि का संबंध बन जाए या गुरु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में दिक्कत नहीं होती है और उसको राजनीति में भी कई बार रुझान मिल जाते हैं। शनि राहु और बुध का यहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। मंगल का संबंध उच्च की डिग्री बहुत अच्छी बात है। दशम भाव के अधिपति और दशम भाव पे मंगल और गुरु का प्रभाव,
कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी, और व्यक्ति अगर नौकरी बदलना चाहे, इन्होंने पूछा है तो मैं एक बात बता दूं, आपको अगर नौकरी बदलनी होगी तो एक छोटा सा योग 2023 के जनवरी में और नहीं तो 24 में, ये दोनों ही वक्त आपके लिए बड़े ही लाभदायक हो सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से मैं एक बात कहूं तो बहुत अच्छा वक्त आपकी कुंडली में इसी साल के दिसंबर में भी आरंभ हो रहा है, जो दिसंबर जनवरी से फिर लगातार कुछ अच्छी चीजें। वैसे आपकी कुंडली में राहु की दशा है भाई जी, इस वजह से लाजवर धारण कर दीजिएगा। क्लियर है? चांदी में शनिवार को सुबह 7 बजे दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चंद्रमा का लग्न में बैठना, ये कई तरीके से व्यक्ति को बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, अनुशासित, ज्ञानी, गुणी और संपन्नता के भाव से हालांकि गुरु और चंद्रमा जो वहां बैठे हैं वो थोड़े कमजोरी में बैठे हैं, परंतु फिर भी दूसरे तरीके से वो लाभ देते देखे जाएंगे। कैसे? 12वें भाव में स्वग्रही गुरु कम से कम उच्च से तो बड़े अच्छे परिणाम करते देखे गए। उच्च के अगर होते, ध्यान से समझिएगा, उच्च के अगर होते तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देते जितना स्वग्रही होकर के देंगे। उच्च का ग्रह 12वें हो जाए तो कई बार वो निगेटिव हो जाता है, पर ये गुरु के साथ बात ज्यादा लागू होगी क्योंकि यहां पे राहु के साथ बैठे हैं। लेकिन गुरु स्वग्रही है और राहु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा से निकट होके बैठे हैं, शकट योग बनेगा, षडाष्टक में नहीं है, सकट में है, 12वें जा रहे हैं। इसका एक अर्थ ये निकलेगा कि व्यक्ति हठ के बल पे सब कुछ प्राप्त करने के लिए एक्टिव रहेगा, वो अपने जिद से सब कुछ प्राप्त करेगा। इसके पीछे का प्रमाण दूं कैसे? आप गौर करिए, जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में, जो रुग्ण बनाएंगे। कैसे? स्वभावतया वो अपने स्वभाव से मारा जाएगा, मतलब उसका स्वभाव ही उसकी कमजोरी बन जाए, मतलब अपने स्वभाव को हमेशा ही चेक करते रहना है। एलोकेशन सिस्टम, किस व्यक्ति को कैसा उत्तर देना है, कहीं आप चपल तो नहीं है, कहीं चंचल तो नहीं है, कहीं चालाक तो नहीं बन रहे हैं, कहीं विश्वसनीयता आपकी गुम तो नहीं हो रही है, निगेटिविटी बढ़ तो नहीं रही है, जिस चीज पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए उस पे दिमाग ज्यादा तो करके ऊर्जा का खपत तो नहीं हो रहा है, अपने आप को स्वतंत्र कितना बना करके रखा हुआ है। केतु यहां ठीक होंगे पर कन्या के बैठे, खराब नहीं है, गुरु से दृष्ट है। एक और ग्रह कोई देख लेता तो आनंद आ जाता। शनि की दृष्टि यहाँ पे है, अच्छी नहीं है, संतान वगैरह के मामले में थोड़ी सी समस्या बन सकती है। वैसे पत्नी धनाढ्य आएगी, इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि पीछे सूर्य बैठे हैं और आगे गुरु जैसा ग्रह बैठा है और चंद्रमा नीच के यहाँ बैठे हैं, यहाँ लग्न में और यहाँ धन में। वस्तुतः वो होते हैं जन्म कुंडली के दशम के अधिपति। नवांश कुंडली में दशम भाव में शुक्र का, और शुक्र का बैठना, लग्नेश का दशम में बैठना, ये यहाँ भी अच्छी बात है क्योंकि केंद्र के अधिपति होकर के मंगल यहाँ केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति होकर के शुक्र यहाँ केंद्र में बैठे हैं और शुक्र और चंद्रमा का संबंध त्रिकोणगत हो रहा है। यहाँ पे मंगल जो है वो सप्तम भाव के अधिपति हैं, जिनके ऊपर एक शुभ ग्रह की दृष्टि है और उनके ठीक आगे गुरु केतु के साथ बैठे हैं, जो कम से कम उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो अच्छी कही जाएगी। वो इसलिए अच्छी कही जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गुरु की दृष्टि तुला की पड़ेगी तो दाम्पत्य बैलेंस कर जाता है और सामने वाला बिल्कुल ही रिलायबल होता है, आपको वो छोड़ेगा नहीं। विवाह के लिए अगर दिशा की बात करेंगे तो आप उत्तर दिशा की तरफ बढ़िए। आपकी कुंडली के लिए 5 अंक, 5 तारीख अच्छी रहे, 5 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख, ये कुछ तारीखें अच्छी हो सकती है। पूर्व दिशा भी धन कमाने के लिए अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए सिंह और धनु राशि के लोग और मेष राशि के लोग अच्छे होंगे। वैसे इस कुंडली में 12वां भाव बड़ा अच्छा बना हुआ है, गुरु का 12वें भाव में राहु के साथ जाना खराब नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी कमजोरी इस मामले में अवश्य है कि उस गुरु का संग अगर राहु के साथ नहीं होता तो थोड़ी अच्छी बात हो जाती है। हालांकि शुभ ग्रह के साथ बैठने से 12वें भाव में थोड़े असमंजस में वो होंगे, एक्टिविटी उनकी कम होगी, वो थोड़े निर्णय देने में देर करेंगे, परिणाम देर से मिलेगा, मेहनत का फल देर से मिलेगा, बाहर जाने का वीजा देर से लगेगा, सुस्ती थोड़ी छाई रहेगी, अंक कम मिलेंगे, मेहनत करने के बाद कई बार असमंजस बना रहेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं होता, पक्का है नहीं मिल ही जाएगा। ये वाला भाव व्यक्ति के अंदर से जागृत नहीं होता। राहु है ना, इस वजह से ये बात और भी ज्यादा बड़ी है। धन भाव ठीक है, चंद्रमा ठीक है तो धन भाव ठीक है। भाग्य भाव में शुक्र बैठे हैं और उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। मैं समझता हूं कि चंद्रमा केंद्र में और शुक्र त्रिकोण में
लग्नेश लग्न लग्न को देख रहे हैं तो दो ग्रह तो ऐसे ही अच्छे बन गए। मंगल की दृष्टि यहां पे उच्च की, दशम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि और लग्न पे लग्नेश की दृष्टि। अब आपको मैं इस कुंडली को और भी नीचे से और लेवल में आके समझाता हूं। दशमांश कुंडली में जो यहाँ का अष्टमेश है वो यहाँ का लग्नेश बना थोड़ा कमजोर, पर सूर्य चंद्रमा दूर देश की यात्रा करवा करके तब धन देते हैं। और दूसरी बात है कि मंगल यहाँ पे कई बार आपको परेशान करते रहते हैं। यहाँ के अधिपति होकर के शनि जाकर के नीच के होकर के शुक्र के साथ बैठे हैं। व्यक्ति व्यापार अगर करना चाहे तो आराम से कर सकता है। कल अगर कोई भी व्यापार, छोटा मोटा कारोबार अपना कोई बनाना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की तुला राशि यहाँ पे पत्नी के साथ भी जा सकते हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ उच्च के गुरु हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव एक वक्त के आने के बाद बड़ी ही बेहतरीन हो जाए। और व्यापारिक, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे और गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पे। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो मंगल का प्रभाव लग्नेश होकर के चतुर्थ में बैठने से वो जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो मिल जाती है। उसमें व्यक्ति कभी भी कमजोरी महसूस नहीं करेगा। मतलब वो चीज उसको मिल जाएगी, जैसे धन और प्रचुरता का जो मामला होता है उसमें आपको कमजोरी नहीं देखने को मिलेगी। रेवती के बैठे हैं, तर्क आपके पास है गुरु, भरेगा चंद्रमा, शनि तकनीकी जानकार, बुध न्याय और परिपक्वता का एहसास कराते रहेंगे, शुक्र अनुभव देते रहेंगे, मंगल साहस ऊर्जा और बल देते रहेंगे और सूर्य थोड़े स्वास्थ्य से कमजोरी, ये बुध के कारण होगा। सर्दी है मुझे पर फिर भी काम कर रहा हूं। ऐसे ही काम करते रहिए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए। मतलब आप अपने दिमाग में हमेशा ही बहुत ज्यादा जब कमजोरी लगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तब जाकर के थोड़ा छोड़ दो। लेकिन जब लगे कि नहीं मैं कर सकता हूं तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करिए। क्योंकि जीवन जो है वो सार्थक तभी हो जब खूब रगड़ दिया, इतना रगड़ दिया कि एकदम जो है वो एकदम कहीं से भी उसमें कोई रुखड़ापन ना रहे। तो जितना रगड़े उतना चिकना। क्लियर है? ये बात यहां तक बनी। वैसे एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में मैं बिन शुभक बल की अगर चर्चा करूंगा तो सबसे बढ़िया अंक आपकी कुंडली में जिस ग्रह को मिल रहा है वो मंगल को ही मिल रहा है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य भी बढ़िया है, गुरु भी अच्छे हैं, शनि भी अच्छे हैं, इनकी दशाएं। वैसे मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु और सूर्य बड़े अच्छे हो जाते हैं, मंगल भी अच्छे होते हैं, पर अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण थोड़ी सी कभी कभी उनमें उधेड़ बुन या कंफ्यूजन में होते देखा गया है। वो भी बाद की दशाओं में, पहले वो तो देते ही देते हैं। मंगल तो वैसे भी अब आपकी कुंडली में बीत चुके हैं। सूर्य 100% अच्छे परिणाम करेंगे, यश कीर्ति मान सम्मान वगैरह मिल जाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चीजें और नशा वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी भी तरीके से अपने चरित्र को कमजोर मत होने दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि गुरु भी 12वें और सूर्य भी 8वें, ये अच्छे नहीं होते। और उस पर राहु का प्रभाव, ये मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, सूर्य यहाँ पे बैठे हैं और शनि और बुध, मतलब यहाँ पे जो राहु है यहाँ पे, तो ये राहु नहीं है यहाँ पे, ये सूर्य है। तो सूर्य शनि और बुध बैठे हैं यहाँ पे, सूर्य शनि और बुध। चंद्रमा ठीक है, वो आपको बजट बना करके करने वाला, काम कराने वाला बना देगा। मंगल बेहतरीन, और आपकी कुंडली में वो जो होगा वो आपके पत्नी का सहयोग दिलवाने वाला, आपके दाम्पत्य को और भी ज्यादा बेहतर करने वाला, सुकून देने वाला, धनदायक स्थिति में ले जाकर के आपको उपस्थित करने वाला, ये स्थिति बताई मैंने। तो मंगल और बुध आपकी कुंडली में, बुध जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके आधार पर वो आपकी कुंडली में, वस्तुतः बुध जो है वो थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि डिग्री में वो जिस डिग्री पे बैठे हैं वहां पे उनका बल आपको कम मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका इंटेलिजेंस कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस वजह से गणेश जी की पूजा हमेशा करते रहिएगा, ताकि कम्युनिकेशन और आपका पराक्रम जुझारू बना रहे और उसमें कभी भी ढिलाई ना बरते। मेहनत लगातार करनी होगी, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली बनी है, लग्नेश लग्न को देख रहा है, तो मैं ये बात 100% के साथ कह सकता हूं कि व्यक्ति मेहनती है, पराक्रमी है, ओजस्विता का भाव है और साहसी है, निडर है, अदम्य साहसी है। गुरु ठीक बैठे हैं पर 25% का ही परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का पढ़ाई
और व्यक्ति की एजुकेशन की जो स्थिति होती है, और कई बार पिता का जो संबंध होता है वो थोड़ा, या झूठ बोलने की प्रवृत्ति, छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलना पड़ता है ना चाहते हुए भी, काम को चलाने के लिए, या कई बार अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। जीवन में कई बार गुरु की दशा में ये बात और बढ़ेगी। शुक्र ठीक है और वो निश्चित रूप से आपको धनपति बनाएंगे। तो ये बात मैंने कही। गुरु का अंक कम हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने अंदर और भी ज्यादा धार्मिकता बढ़ाने की आवश्यकता है, मोरालिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। पिता माता बड़ों का आशीर्वाद, मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ, गणेश जी की पूजा, उनके मंत्रों का जप, गुरु दीक्षा अगर हो सके तो ले लीजिए, अगर बाहर हैं तो भी कम से कम अपने माता और पिता का आदर हमेशा ही करते रहिए। शुक्र 100% वो बहुत बेहतर परिणाम देंगे, पर इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कम से कम वो मारक है। तो किसको मार रहा है? वो भाग्य को मार रहा है। लेकिन मारक होने के बावजूद भी अच्छे भाव में बैठने से उसका एक पक्ष ये आपके लिए लाभदायक होगा कि आपको वो कम से कम प्रचुरता देगा, दाम्पत्य अच्छा रखे, भाग्य का लाभ देता रहे, बल मिलता रहे, अनुभवी बनाए और ज्ञानी बना देता है, रिसर्चर बना देता है, माइंडसेट बड़ी ही शार्प होती है। शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, और वैसे भी डिग्री में वो थोड़े कमजोर ही हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी दशा में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अष्टम में बैठे तो आयु तो देंगे। हालांकि एक बात बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में अगर मंगल जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं और लग्न के अधिपति होकर के भी लग्न को देख रहे हैं, और सूर्य अष्टम में राहु से दृष्ट हो रहे हैं, उस पर शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं शनि मंगल राहु केतु, शनि मंगल राहु तीनों का संबंध जन्म कुंडली के 8वें भाव से बन रहा है। इस वजह से लंबी बीमारी का कोई खतरा ना हो, हमेशा ही रूटीन चेकअप कराते रहिए। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ही ख्याल रखना होगा, विशेषतः राहु की दशा में। राहु और केतु की दशाएं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। 12 में बैठे हैं, गुरु के संग बैठे हैं तो थोड़े ठीक हैं, वैसे अवस्थागत वो ठीक नहीं है। मैं और भी कुछ चीजें आपको बता दूं, तो वो जल जनित बीमारियां आपको दे सकता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम, अभी जैसे मुझे हुआ है, तो ये चीज आपकी कुंडली में बनती है। वैसे एक बात और भी बता दूं कि ये जो राहु आपकी कुंडली में है, ये 2031 के नवंबर तक है। इस दौरान अगर बदलना होगा तो मैंने बात कही, नौकरी आपको विदेश में करनी चाहिए, दिशा आपके लिए पूर्व ज्यादा बढ़िया रहे, अंक आपके लिए 5 अच्छा रहे, नक्षत्र आपके लिए स्वाति, अनुराधा, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण और बस इतने। मृगशिरा भी अच्छा है, बहुत अच्छा है मृगशिरा। इतना कोई भी काम करना हो ये नक्षत्र देख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर दाम्पत्य किसी भी जातिका के साथ स्थापित करना हो तो आप धनु राशि, मेष राशि, मीन राशि या फिर कुंभ राशि, इनके साथ आप जा सकते हैं। आपकी राशि मेष है तो ढैया और 7.5 का कोई सवाल तो नहीं है। वैसे दिसंबर से आपके वक्त और भी ज्यादा अच्छे आएंगे जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। एक बात और बताता हूं, मैं इसमें गोचर भी देख रहा हूं, इसमें से ये बात मैंने देखी है कि गुरु का जो गोचर है वो आपकी कुंडली से 12 में जा रहा है, जो स्वास्थ्य जनित समस्याएं और कई बार एनर्जी ज्यादा खींचते हैं और विदेश में ही रहने का इशारा कर रहे हैं, तो अभी वहीं रहना चाहिए। नौकरी वगैरह बदलना होगा तो मैंने बताया। उसके अतिरिक्त शनि जो है वो आपकी कुंडली में अभी आपकी राशि से चौथे दशमें के संबंध में जा रहे हैं, मतलब वो मकर में है, वक्री हैं, तो बदलेंगे तो और भी ज्यादा लाभ। जब वो कुंभ में आएंगे तो थोड़ी चीजें लाभ के लिए आपके मतलब जो है वो एक बहुत भारी चीज जो है वो प्राप्त हो सकती है। वैसे इस कुंडली के लिए भूमि भवन वाहन का सुख कभी भी कमजोर नहीं है। चतुर्थेश लग्न में और उससे शुक्र में, शुक्र का त्रिकोण से जाना, इस भाव में जो ग्रह दिग्बली होता है वो चंद्रमा और शुक्र इस कुंडली में बड़े अच्छे होते हैं। मतलब ये दोनों ही अच्छे नहीं होते, पर चंद्रमा अच्छे भाव के अधिपति हैं, शुभ भाव के अधिपति हैं, शुभ भाव में बैठे, और लग्न में मेष राशि का बनना काल पुरुष की कुंडली बन गई, इसे अच्छी बात कहेंगे। तो इसका बल मतलब मिलता रहेगा। मंगल कमजोर बीते, राहु ठीक बीतेगा, थोड़े कमजोरीपन के साथ, वृद्धावस्था का है तो थोड़ा नेगेटिव होगा अवश्य, पर इसके बाद गुरु की दशा अच्छी जाएगी। एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में गुरु वक्री है, पेट का ख्याल, खर्च पे नियंत्रण, ये हमेशा बना करके रखिएगा। और एक बात और है, आपकी कुंडली में अवस्थागत मैं देख रहा हूं तो बुध जो है वो बैठे हैं 6 डिग्री के और सूर्य 17 डिग्री के, तो बुध अस्त है, मतलब डिप्लोमेसी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलने से पहले, किसी को उत्तर देने से पहले विचार कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका इम्यून गड़बड़ ना हो,
हड्डियों से संबंधित कोई समस्या ना हो, चिंता ज्यादा ना करें, भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा आतुर ना रहें, चुपचाप भगवान के माथे सब चीज छोड़ करके आगे बढ़ने का काम होता है। कई बार हम खुद पे भरोसा करें, कई बार हमें ईश्वर के हाथों अपने आप को छोड़ देना चाहिए। तो आप अभी कम से कम राहु की दशा तक बिल्कुल ही आराम से इसको निकालिए, और कम से कम मैं समझता हूं कि 2025 के 5वें महीने तक, उसके बाद भी थोड़े दिन 28 के 5वें महीने तक इसको थोड़ा काटना होगा। उसके बाद जैसे ही मैं 25 भी कहूंगा, जैसे 25 आए तो धन की वर्षा होगी और बहुत अच्छा लाभ होगा। ये बात। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, जैसे गुरु का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा है, गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, गुरु का प्रभाव यहाँ शनि के लिए अच्छा होगा। शनि यहाँ पे ठीक है, कभी भी अष्टम भाव के बुध और शनि खराब नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। किसी भी लग्न की कुंडली हो, अष्टम भाव के शनि और बुध कभी खराब नहीं होते। जैसे चतुर्थ के मंगल और बुध कभी भी अच्छे नहीं होते, थोड़े बहुत मामले में कुछ कुछ राशियों के लिए अलग बात होती है, पर शनि और बुध का अष्टम में कभी भी खराब परिणाम नहीं आता, अच्छा होता है। हाँ, उस पर राहु का प्रभाव है तो गुरु भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव जो है वो थोड़ा प्रभावित है, क्योंकि उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव, सूर्य क्रूर ग्रह हो गए, उसके बाद पंचमेश होकर के अष्टम में बैठ गए, पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई, पंचम भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो पंचम भाव प्रभावित है। नवम भाव के अधिपति 12 में गए तो भाग्य का व्यय, भाग्य भंग योग लग जाएगा। भाग्य भाव के अधिपति का दुह स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना अच्छा होगा। धन के अधिपति का भाग्य में जाना महाधनी योग। पराक्रम के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता, थोड़ा कमजोर, या फिर कह सकते हैं कि मेहनत ज्यादा करवाए। ये बहुत अच्छा, ये थोड़ी कमजोरी, ये ठीक है। मतलब वो कई बार छोटे भाई बहनों से संबंधों को कमजोरी दे देता है, इनको ठीक रखना होगा। कम्युनिकेशन गड़बड़ ना हो, और बहुत ज्यादा सरल स्वभाव का जितना ज्यादा रहे व्यक्ति उतना ही बढ़िया रहे। पराक्रमी बनिए, रिस्पॉन्सिबल अपने आप को और भी ज्यादा बनाइए, जिम्मेदार बनाइए, जो चीज हाथ में लिया है उसको पूरा करके छोड़िए। मंगल ठीक है, वैसे ये ठीक होंगे क्योंकि लग्नेश होकर के देख रहे हैं। शुक्र यहाँ पे बैठे जो कि आपकी कुंडली में भाग्य योग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। मंगल का बताया। नवम भाव के अधिपति का 12 में, ये ठीक नहीं। राहु के संग तो एक्सट्रीम बना देते हैं, जैसे कट्टर धार्मिक हो जाए या बिल्कुल ही कट्टर सोच का व्यक्ति हो जाता है। या कई बार राहु की दशा में काम बनते बनते बिगड़े, बिगड़ते बिगड़ते बने, और फ्लक्चुएशन होता रहता है, जैसे कभी मिल जाए कभी छूट जाए, कभी मिल जाए कभी बिल्कुल ही हो प्लेश, कभी बिल्कुल ही धैर्य से युक्त। ये चीजें बिल्कुल ही जीवन में बनी रहेंगी। दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना थोड़ा कमजोर, पर गुरु की दृष्टि तो लाभ मिलेगा। एकादशवें भाव के अधिपति का, इसे दारिद्र दोष कहते हैं, यह अच्छा नहीं होता। कम पैसों पे नौकरी कई बार राहु की दशा में और शनि की दशा में करनी पड़ेगी, आरंभ में बताया था। 12वें भाव के अधिपति का 12 में, धन सही जगह पे खर्च होता है, पर अभी राहु की दशा है, इस वजह से कई बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इस पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। क्लियर है। दिन आपके लिए मंगलवार बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में आने वाला है 2025 के 5वें महीने से, उसका इंतजार करना चाहिए। छोटे मोटे बदलाव 2022 के दिसंबर से, और उसके बाद जनवरी, उसके बाद 2025 का 5वां, ये लगातार कुछ अच्छे पल आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।